बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आतिफा सिद्दीकी और आप सभी का मेरी वीडियो में खुशामदीद। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था द रोल दिस बुक ट्रेन्स के हवाले से और नेक्स्ट पैराग्राफ द क्वेश्चन बिहाइंड एवरी टाइटल। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने इन दो पैराग्राफ को डिस्कस किया था और जिन्होंने अब तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बराए मेहरबानी आप सबसे पहले पिछली वीडियो को वॉच करें, देन उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो समझना आसान होगा। चूँकि मेरा और आपका सभी का एग्जाम है तो एजेंट फैक्ट्री की बुक को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। ऑथर ने इस बुक में जो भी लिखा है उन तमाम तर चीज़ों को समझे एक समरी के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी अपने चैनल पर और अपने ग्रुप्स पर और अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी आसान। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में भी हम एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, Here we defines the role of new agentic AI era, the job that exists because companies now manufacture, run and govern AI workers। तो यहाँ हम AI का एक नया एजेंटिक एरा इस रोल को डिफाइन करता है। ये वो जॉब्स हैं जो इस वजह से एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि कंपनीज अब AI वर्कर्स को बनाती, चलाती और मैनेज करती हैं। यानी इसकी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दूंगी कि पहले कंपनीज में सिर्फ हम ह्यूमन एम्प्लॉयज़ होते थे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में मार्केटिंग एम्प्लॉय, सेल्स एम्प्लॉय और कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन अब AI के ज़माने में कंपनीज डिजिटल एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक AI मार्केटिंग वर्कर सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च कर सकता है और कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनीज में AI वर्कर्स की, तो एक AI कस्टमर सपोर्ट वर्कर कस्टमर्स को रिप्लाई भी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। इन AI वर्कर्स को बनाने और मैनेज करने के लिए नए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। द एंट्रीज आर सॉर्टेड बाय हाउ द वर्क एक्चुअली क्लस्टर्ड। अच्छा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, आगे भी मैं हाईलाइट करके ही आपको समझाती चली जाऊंगी क्योंकि इस तरीके से रीड करके फिर उसको समझाना तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो जो वर्ड्स मैं हाईलाइट करूँगी दैट्स मीन उसी वर्ड को मैं डिस्कस कर रही होंगी, उसी को मैं समझा रही होंगी या वही लाइन या वही पैराग्राफ आपसे डिस्कस कर रही होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये रोल इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में हम काम को ग्रुप्स की फॉर्म में करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये नहीं कि रैंडम जॉब्स की लिस्ट बनाई गई हो या बल्कि रोल्स को वर्कफ्लो के हिसाब से अरेंज किया गया हो। अब मैं इसके एक और तरीके से इसको समझा सकती हूँ कि लाइक एक AI कंपनी है, वो अपने काम की वर्कफ्लो इस तरीके से बनाती है कि सबसे पहले स्टेप में वो प्रॉब्लम को समझाती है, ठीक है, सेकंड स्टेप में वो AI वर्कर बनाएगी, ठीक है, देन उसके बाद थर्ड स्टेप में AI सिस्टम को कंपनी में इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, फोर्थ स्टेप में सिस्टम को स्केल करेगी। यानी हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक रोल को रेडी करना। मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेती हूँ और अब नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि हर रोल के साथ ये भी बताया गया है कि एक बुक आपको उस रोल के कितने करीब तक लेकर जाती है और कहाँ से एडिशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, ये बुक हर चीज़ सिखाने का क्लेम नहीं करती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर बुक आपको AI एजेंट बनाना सिखा रही है तो वो आपको डिजिटल FTE बिल्डर बनाने में हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपको एडवांस क्लाउड इंजीनियरिंग करनी है तो शायद एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ बुक की लिमिट ख़त्म होती है वहाँ ये क्लियरली बताया गया है। मतलब ऑनेस्ट अप्रोच बुक ये नहीं कहती सिर्फ ये किताब पढ़कर आप हर AI फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे, बल्कि बताती है कहाँ तक ये स्किल्स मिलेगी और कहाँ तक एक्स्ट्रा लर्निंग चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब 3 लेवल पर बेस्ड करता है जो एक ही जर्नी को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 लेवल्स हैं। तो इन तीनों लेवल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 1 में पर्सन यानी आप, ठीक है, लेवल 2 में AI वर्कर्स जो आप बनाते हो, ठीक है, लेवल 3 में AI नेटिव कंपनी जो AI वर्कर्स से चलती है। अब 1 बाय 1 इन तीनों लेवल्स के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 1 में पर्सन,
यानी आप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान एआई के साथ काम करना सीखता है। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से कोई भी काम करवाते हैं, जैसे कि कंटेंट की आइडियाज़ लेते हैं, रिसर्च करते हैं, ईमेल्स लिखवाते हैं, ये सारे काम जो है आपके बेसिक एआई यूज़र लेवल्स कहलाते हैं। अब लेवल 2 में एआई वर्कर यानी डिजिटल एफटीई। अच्छा, एफटीई का फुल फॉर्म यहाँ मैं क्लियर करती चलूँ। एफटीई का मतलब होता है एफ फॉर फुल, टी फॉर टाइम और ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं एफटीई, डिजिटल एफटीई। अब लेवल 2 में जो एआई वर्कर्स आते हैं, तो अब सिर्फ एआई यूज़ नहीं करते हैं, आप अपना एआई एम्प्लॉय बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एसईओ एआई एजेंट बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट ऑडिट करता है, कीवर्ड्स फाइंड करता है, एसईओ की रिपोर्ट बनाता है, ये डिजिटल एफटीई कहलाता है। लेवल 3 में एआई नेटिव कंपनी। अब मल्टीपल एआई वर्कर्स को मिलाकर एक कंप्लीट बिजनेस सिस्टम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल एजेंसी में एआई एसईओ एजेंट, एआई कंटेंट एजेंट, एआई सेल्स एजेंट, एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट मिलकर पूरा बिजनेस चला सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक को स्टॉप करके मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो देखने के बाद क्लियर हो रहा है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प हो रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सबका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है और आपको मेरी वीडियो के ज़रिए एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितनी मदद हासिल हुई है। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आप सब भी जानते हैं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है, मार्केट में उस इंसान के लिए एक नया नाम पॉपुलर हो रहा है जो ये सब कर सकता है। अब एफडीई एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस की प्रॉब्लम समझता है, एआई सॉल्यूशन बनाता है, कंपनी में इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल कहता है हमें पेशेंट्स रिकॉर्ड मैनेज करने में प्रॉब्लम है, तो एफडीई क्या करेगा? एफडीई सबसे पहले प्रॉब्लम एनालाइज करेगा, ठीक है, एआई सिस्टम बनाएगा, हॉस्पिटल के वर्क फ्लो में लगा देगा। अब इसके बाद यहाँ स्क्रीन पर अगर आप देखें तो लिखा है एफडीई डिस्क्राइब वेयर यू वर्क नॉट यू नो। यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर यानी एफडीई आपकी नॉलेज या स्किल्स का नाम नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। यानी अगर दो लोगों के पास बिल्कुल सेम एआई स्किल्स हैं तो उन दोनों का जॉब टाइटल अलग हो सकता है, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो किस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, स्किल्स सेम हो सकती हैं लेकिन जॉब टाइटल वर्क प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आगे लिखा है वर्क इनसाइड अ क्लाइंट कंपनी एंड द मार्केट कॉल्स यू एन एफडीई। अगर आप किसी क्लाइंट की कंपनी में जाकर उसके लिए एआई सॉल्यूशन बनाते हैं, एआई वर्कर्स इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका बिजनेस ऑटोमेट करते हैं, जो मार्केट आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग एफडीई के नाम से जानती है। यानी एक कंसल्टेंट की तरह क्लाइंट के बिजनेस में एआई सिस्टम डिप्लॉय कर रहे होते हैं। अब आगे ये लिखा है कि गेट हायर्ड बाय दैट कंपनी एंड द सेम स्किल्स मेक यू देयर एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर वही कंपनी आपको परमानेंटली हायर कर ले तो आपकी स्किल्स तो वही रहती हैं, लेकिन अब आपका रोल चेंज हो जाता है। यानी अब मार्केट आपको एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट कहती है, क्योंकि अब आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसका पूरा एआई सिस्टम डिज़ाइन और मैनेज कर रहे होते हैं। यानी स्किल्स नहीं बदली, सिर्फ जॉब का एनवायरनमेंट बदला है और उसके साथ टाइटल भी बदल गया है। द बुक ट्रेन्स द स्किल्स, द मार्केट पिक्स द नेम। अच्छा, तो बेसिकली इस बुक का काम आपको एआई की स्किल्स सिखाना है। यानी जो आप एजेंट फैक्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक का काम सिर्फ आपको स्किल्स सिखाना है, लेकिन आपको किस नाम से बुलाया जाएगा ये मार्केट डिसाइड करेगी। अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो एफडीई कहलाएंगे, और अगर अपनी कंपनी के अंदर वही काम करेंगे तो एआई नेटिव आर्किटेक्ट कहलाएंगे। यानी
किताब आपको सिर्फ स्किल्स देती है, जबकि जॉब टाइटल मार्केट डिसाइड करता है कि आखिर आपको किस नाम से पुकारा जाएगा। तो आगे लिखा है कि द डेफिनेशन इज करेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट बिकॉज एन एड्रेस सेज नथिंग अबाउट व्हाट यू कैरी थ्रू द डोर। तो ऑथर कहता है कि ये एफडीई की ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन अभी पूरी नहीं है। सिर्फ ये जान लेना कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, इससे पता चलता नहीं है कि आप अपने साथ क्या नॉलेज और टूल्स और सिस्टम लेकर आए हैं। यानी इस सिंपल सी एक इसकी मिसाल है कि सिर्फ ऑफिस का एड्रेस देखकर किसी की असल कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आगे लिखा है आ वेंडर्स एफडीई कैरीज द वेंडर्स प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है अगर कोई एफडीई किसी एआई वेंडर या सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है तो वो अपनी कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म ही क्लाइंट के पास लेकर जाता है। यानी उसका फोकस अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का एफडीई है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल और सर्विसेज यूज़ करेगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई ओपन एआई के लिए काम करता है तो वो ओपन एआई के प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। यानी उसके पास पहले से एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होता है। अब आगे इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई किसी एक कंपनी या वेंडर से अटैच्ड नहीं है, यानी वो वेंडर न्यूट्रल है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने साथ क्या लेकर आता है। यानी उसके पास सिर्फ एक कंपनी का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो फिर उसकी असल वैल्यू है क्या? इस सवाल का जवाब ऑथर आगे देता है। तो इसका सिंपल जवाब ऑथर यहाँ पे ये देता है कि एक वेंडर न्यूट्रल एआई इंजीनियर के पास दो सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। पहला सिस्टम वो सिस्टम जो कंपनी या क्लाइंट उसको देता है, यानी कंपनी का एग्जिस्टिंग डेटा और डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एआई इंजीनियर खुद डिज़ाइन करता है। यानी एआई वर्कफ्लोज, एआई मेमोरी, प्रॉम्प्ट्स, ऑटोमेशन और एआई वर्कर्स का अपना स्ट्रक्चर। यानी एक सिस्टम कंपनी का होता है और एक सिस्टम एआई इंजीनियर खुद बनाता है। इसी कॉम्बिनेशंस की वजह से वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल्स, सबसे पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, इसको सिंपल अल्फाज में हम समझ लेते हैं। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड वो जगह जहाँ ज़रूरी इंफॉर्मेशन संभाल कर रखी जाती है। जैसे स्कूल में एक रजिस्टर होता है जिसमें सब बच्चों के नाम और अटेंडेंस लिखी हुई होती है, ये भी एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। अब इस लाइन का मतलब है, मान लो तुम एक मैकेनिक हो, एक कस्टमर अपनी कार लेकर आता है, सही है। सबसे पहली चीज़, कस्टमर तुम्हें कार देता है। इस कार के अंदर पहले से इंजन, टायर और बैटरी लगी हुई होती है। ये सब कस्टमर की चीज़ें हैं। एआई की दुनिया में ये पहला सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी कंपनी अपना डेटा, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स तुम्हें देती है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये समझ लो कि अब तुम अपने टूल्स निकालते हो, यानी जैसे कि स्पैनर, मशीन, अपना काम करने के तरीक़ेकार, ये सब तुम्हारा अपना है। एआई की दुनिया में ये दूसरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। यानी एआई इंजीनियर अपने प्रॉम्प्ट्स, एआई वर्कफ्लोज, ऑटोमेशंस और एआई वर्कर्स खुद बनाता है। अच्छा, इस बात को मैं और भी सिंपल अंदाज में और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक टीचर हो, स्कूल तुम्हें स्टूडेंट की लिस्ट देता है, सिलेबस देता है, रिजल्ट रजिस्टर देता है, यह स्कूल का सिस्टम है। ये सारी चीज़ें जो है वो दे रहा है, वो आपके स्कूल का सिस्टम है। लेकिन तुम खुद अपने नोट्स बनाते हो, अपने पढ़ने का तरीका बनाते हो, अपनी वर्कशीट्स बनाते हो, ये तुम्हारा अपना सिस्टम है। इसी तरह से एक इंजीनियर, एक एआई इंजीनियर के पास भी दो सिस्टम होते हैं। एक वो सिस्टम जो कंपनी देती है, उसको कंपनी का सिस्टम कहते हैं। एक दूसरा वो सिस्टम होता है जो वो अपना एआई सिस्टम इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो कि वो खुद बनाता है। दोनों को मिलाकर वो कंपनी के लिए एआई सॉल्यूशन तैयार करता है। एक ही लाइन में इस बात को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कंपनी कहता है ये हमारा डेटा है, एआई इंजीनियरिंग कहता है और ये मेरा एआई सिस्टम है जो इस डेटा पर काम करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आगे ये लिखा है कि ऑथर कहता है कि इस टॉपिक को एफडीई वाले सेक्शन में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक वेंडर के साथ काम करने वाले एफडीई कैसे काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं। उसके बाद ही आप वेंडर न्यूट्रल एफडीई का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
क्योंकि इसी पैराग्राफ से एआई की जो है बेसिकली एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हर शख्स जो है पैदा होते साथ ही कोई एआई इंजीनियर या एआई बिल्डर या किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। हर शख्स को टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस बुक में अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब बेसिकली फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन से मुराद एआई की बेसिक स्किल्स हैं, जैसे ब्राउज़र को सही तरह से यूज़ करना, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढना, एआई टूल्स को समझना और उनसे कम्युनिकेट करना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्कूल में पहले हमें ABC या अलिफ बे पे सिखाया जाता है, उसके बाद ही इंग्लिश उर्दू के मुश्किल अल्फाज, और उसके बाद फिर हमें रीडिंग और डिक्टेशन की तरफ लाया जाता है और फिर चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन ही बचपन से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली एआई को यूज़ करने के दो मोड्स यानी दो लेवल्स होते हैं। पहला मोड जो है मोड 1 कहलाता है। इस मोड में आप एआई को सिर्फ अपना काम तेज़ और आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ChatGPT से नोट्स बनवाना, ईमेल लिखना, ट्रांसलेशन करवाना, ये या फिर किसी तरह का रिसर्च करना। ये तमाम तरह स्किल्स जो है हर स्टूडेंट, टीचर और प्रोफेशनल को आनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये कोई प्रोफेशन या जॉब टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एआई को यूज़ करने की बेसिक प्रैक्टिस है। और ये काम तो बेसिकली आप सभी ChatGPT से या किसी भी LLM से करवा रहे होते हैं। अब आते हैं मोड 2 पर। ये असल और एडवांस लेवल है। इस लेवल पर आप सिर्फ एआई से काम नहीं करवाते बल्कि आप एआई वर्कर्स बनाते हैं, यानी ऐसे एआई असिस्टेंट जो खुद आपकी जगह काम कर रहे होते हैं। इस लेवल से फ्यूचर के नए करियर शुरू होते हैं, जैसे डिजिटल FTE बिल्डर, आउटकम आर्किटेक्टर, एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट, ठीक है, और फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। इसलिए ऑथर ने इस बुक के रोड मैप भी इसी तरह से बनाया है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन सिखाई जाएंगी, फिर मोड 1 यानी एआई को यूज़ करना सिखाया जाएगा, और उसके बाद मोड 2 यानी एआई वर्कर्स बनाना और एआई बेस्ड करियर की तरफ ले जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ये वाली लाइन पर फोकस्ड करें, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, अगर इस लाइन पर अगर आप फोकस्ड करें तो ऑथर हमें कुछ कह रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ऑथर ने इस पैराग्राफ के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कहता है कि अगर आपके लिए डिजिटल FTE, skill.md और एजेंट फैक्ट्री जैसे अल्फाज न्यू हैं तो पहले इनका मतलब समझ लीजिए। अब सवाल ये है कि ऑथर ने सिर्फ यही 3 वर्ड्स क्यों लिखे, क्योंकि ये पूरी किताब की फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बारे में मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि फाउंडेशन का मतलब है बेस, यानी ऑथर आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई पहले आपने अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, देन उसके बाद आपने इस बुक को स्टडी करना है। और इस बुक में भी पहले आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, देन उसके बाद आपको जो है हार्ड टॉपिक्स दिए गए हैं और आगे एडवांस लेवल तक ले जाया गया है। तो इसी तरीके से ऑथर आपसे भी यही कह रहा है कि पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं वो इससे भी ज़्यादा हार्ड होंगे। जब आपकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे बेसिक लेवल से, तो आगे आने वाले एडवांस लेवल्स के जो टॉपिक्स होंगे और जो भी हम पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना इम्पॉसिबल सी बात है। वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं समझा क्या आ रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ को स्टार्ट से देखिए, मेरी पहली वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप लाइन से वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने यही समझाने की कोशिश की, और मैं भी आपको यही कहूँगी कि भाई पहले बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आगे चैप्टर्स मुश्किल आएंगे। चलिए एक काम करते हैं कि मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स समझा देती हूँ और कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल FTE क्या है, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल FTE की फुल फॉर्म समझ लीजिए। FTE की फुल फॉर्म वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। फुल टाइम एम्प्लॉय यानी एक ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी में रेगुलर जॉब करता है। अब ऑथर इसके आगे डिजिटल का वर्ड लगाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एम्प्लॉय इंसान नहीं बल्कि AI है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ऑथर ये नहीं कह रहा कि AI सिर्फ ChatGPT की तरह सवालों के जवाब देता है, बल्कि वो कह रहा है कि
एआई को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वो एक पूरे एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। सोचिए एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय रोज़ सुबह आता है, वो ईमेल्स चेक करता है, कस्टमर से बात करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, मीटिंग को शेड्यूल करता है, ठीक है, डेटा अपडेट करता है। अब अगर ये तमाम काम एक ही एआई एजेंट खुद करने लगे बिना हर मिनट रुके, ठीक है, यानी इंसान तो फिर भी काम करते करते थक जाता है, उसको ब्रेक चाहिए होता है और उसको खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए और इस तरीके से वो टाइम ले रहा होता है। लेकिन जब एक एआई वर्कर काम कर रहा होता है, ना तो वो थकता है, ना तो वो सोता है, ना तो वो खाता है, ना तो वो पीता है और ना ही उसको नीड है किसी किस्म की भी ब्रेक की। वो विदाउट इन सब चीज़ों के मुसलसल 24 आवर्स काम करने की सलाहियत रखता है। अब अगर ये तमाम काम एक एआई एजेंट खुद करने लगे बिना हर मिनट इंसान से पूछे, तो वो सिर्फ एक एआई टूल नहीं रहा, यानी वो कंपनी का डिजिटल फुल टाइम एम्प्लॉय यानी डिजिटल एफटीई बन गया है। इसीलिए ऑथर बार बार एआई वर्कर का लफ्ज़ यूज़ करता है। उसके नज़दीक फ्यूचर में एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं होगा, बल्कि एआई एक डिजिटल एम्प्लॉय होगा यानी डिजिटल एफटीई होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी डिजिटल एफटीई का वर्ड इस्तेमाल करूँगी और बार बार डिजिटल एफटीई का वर्ड इस्तेमाल करूँगी, तो आपके जहन में ये वाला कॉन्सेप्ट फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि भाई डिजिटल एफटीई होता क्या है। डिजिटल अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं skill.md पर। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ये कोई एआई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। skill.md असल में एक इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है। अब जैसे किसी नए एम्प्लॉय को कंपनी हायर करती है तो उसको बताया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारे डिपार्टमेंट कौन सा है, तुम किन रूल्स को फॉलो करोगे, किस तरह से काम करोगे, काम क्या होगा तुम्हारा, किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, किस सिचुएशन में कौन से डिसीजंस लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह से एआई को भी कोई ना कोई बताएगा कि उसका काम क्या है, उसको काम असल में करना क्या है, किस तरीके से करना है। एआई खुद नहीं समझता कि उसे करना क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और आप जिस तरह का उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस काम करके आपको देगा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस ठीक प्रोवाइड करेंगे तो वो काम भी ठीक करके देगा। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस देने में किसी तरह की गलती होगी, किसी तरह की मिस्टेक होगी, तो वो जाहिर है काम भी गलत करके देगा। बेसिकली एआई की गलती नहीं होती है यहाँ पे गलती हमारे अपनी होती है, हमें प्रॉम्प्ट देने में हम गलती करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस एक फ़ाइल में लिखी हुई होती हैं, उस फाइल को इस बुक में skill.md कहा गया है, यानी skill.md एआई की जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग मैनुअल और रूल बुक है। अगर skill.md अच्छी होगी तो एआई भी अच्छा काम करेगा, अगर इंस्ट्रक्शंस गलत होंगी तो एआई भी गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए ऑथर skills.md को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, यानी बेसिकली एआई को कुछ नॉलेज नहीं है, एआई के पास कोई ब्रेन नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली हम ह्यूमन उसको बताते हैं कि भाई ये काम है, इस काम को इस तरीके से करना है और ये काम ऐसे ऐसे होगा, यानी पूरी डिटेल हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे प्रोवाइड करेंगे हम, जिस तरह की डिटेल प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही वो फिर यानी काम करके देगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करता। ठीक है, अगर हमारी इंस्ट्रक्शन गलत होगी तो वो काम गलत करके देगा। यानी बेसिकली इसको हम एक ज़बान में प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं कि आपके प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए। प्रॉम्प्ट देने में गलती करेंगे, काम ख़राब हो जाएगा आपका और फिर आप कहते हैं कि ये LLM ठीक नहीं चल रहा, ये LLM सही नहीं काम कर रहा। तो बेसिकली LLM का कोई मसला नहीं है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देने में गलती कर रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको अब ज़रूरत है कि अपने प्रॉम्प्ट को ठीक करें, ठीक है, अपने इंस्ट्रक्शंस को ठीक करने की ज़रूरत है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको ठीक से गाइड करें, उसको बिल्कुल 0 से 100% तक मेक श्योर करें कि आपने LLM को या किसी भी AI को अपनी बात क्लियरली स्टार्ट से 0 पॉइंट से 100% तक समझा दी हो, फिर उसके बाद उससे आप काम लेना स्टार्ट करें। आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि चैट जीपीटी की मिसाल ले लेते हैं। चैट जीपीटी पे आप जाते हैं, आपको कोई असाइनमेंट बनवाना होता है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि टीचर ने मुझे असाइनमेंट दिया है और तुम ये बनाकर मुझे दे दो, तो वो अपने हिसाब से बनाकर दे देता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ये चैट जीपीटी ठीक काम नहीं कर रहा, ये तो सही नहीं चलता है, ये अच्छा LLM नहीं है, हम दूसरा ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आपने तो यहाँ गलती की है कि भाई उसको तो सिर्फ आपने ये कहा है कि टीचर ने असाइनमेंट दी है, तुम बना के दे दो, ये टॉपिक है। आपने ये नहीं करना है, आपने उसको डिटेल वर्जन में गाइड करना है कि लाइक यानी कि चैट जीपीटी
मेरी क्लास में सर ने मुझे असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट का टॉपिक ये है, असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट्स ये है, और अब मैं असाइनमेंट को इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहती हूँ और मुझे असाइनमेंट अपना इस तरीके से बनाकर चाहिए, और भी जो कुछ आप चाहते हैं वो डिटेल में आपको स्टोरी की तरह स्टार्ट से एंड तक स्टोरी की तरह आपको पूरा सुनहरी आपने बताना है, उसको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप उसमें उस असाइनमेंट में जो भी इंक्लूड करना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जो कुछ भी जिस तरह से आप बनवाना चाहते हैं, आपने एक एक बात उसमें ऐड करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आप उसका रिजल्ट देख लीजिएगा, वो काम ही डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। तो बेसिकली सारा कमाल क्या है, इंस्ट्रक्शंस और प्रॉम्प्ट का है। जैसा इंस्ट्रक्शन होगा और प्रॉम्प्ट होगा एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोकस्ड करना है अपने प्रॉम्प्ट पर और इंस्ट्रक्शंस पर कि आपने अपने एलएलएम और एआई या किसी भी चैटबॉट को बेसिकली काम किस तरीके से समझाया है। जैसा काम समझाया जाएगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। इसमें बेसिकली एलएलएम की कोई गलती नहीं है, ना एआई की कोई गलती है, मिस्टेक ह्यूमन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एआई को तो पता ही नहीं है, वो तो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चे को गाइड करते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं ये ऐसे कीजिएगा, तो जैसा हम उस बच्चे को गाइड करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू अस वो हमारे ही मुताबिक काम करता है। फिर वो एक्स्ट्रा अपना दिमाग कुछ नहीं चला पाता है कि भाई मामा ने ये कहा है तो वो वही करेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। तो इसी तरह से मिसाल आपकी एआई की भी है कि वो हम जो उसको समझाएंगे बस वो उतना ही करके देगा, एक्स्ट्रा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आई होप कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं एजेंट फैक्ट्री के हवाले से। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजेंट फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब सबको पता है, फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कार फैक्ट्री में कार्स बनती हैं, मोबाइल फैक्ट्री में मोबाइल्स बनते हैं। अब ऑथर एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, वो कहता है कि फ्यूचर में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, वो एआई वर्कर्स बनाएगी, और जहाँ एआई वर्कर्स बनेंगे उस प्रोसेस को वो एजेंट फैक्ट्री कहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एआई बनाना ही काम नहीं होता है। ऑथर के नज़दीक एजेंट फैक्ट्री का मतलब पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले बिजनेस की प्रॉब्लम समझो, फिर डिसाइड करो किस टाइप का एआई वर्कर आपको चाहिए, ठीक है। या फिर उसके लिए आप skill.md लिखो, फिर एआई एजेंट बनाओ, उसको टेस्ट करो, उसकी मिस्टेक ठीक करो, उसके बाद देन आप उस कंपनी के सिस्टम से कनेक्ट करो, यानी उस चीज़ को आप कंपनी के सिस्टम से कनेक्ट करो। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसको रोज़ काम करने दो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मिलकर एक एजेंट फैक्ट्री कहलाता है। यानी एजेंट फैक्ट्री कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एआई वर्कर को डिज़ाइन करता है, ट्रेन करता है, टेस्ट और डिप्लॉय करने का कंप्लीट एक सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एजेंट फैक्ट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम ये वाला पैराग्राफ स्टडी करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। द बेस लाइन एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम। बेस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? बेस लाइन कहते हैं फाउंडेशन, यानी आपकी बेसिक चीज़ें, ठीक है। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, स्टार्ट फ्रॉम मतलब शुरू करना, यानी हर कोई अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है, ये इस बारे में इसमें जिक्र किया गया इस पैराग्राफ में। तो बेसिकली आप सबको पता है कि कोई भी शख्स पैदा होते साथ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या बिजनेसमैन या एआई की फील्ड में नहीं आ जाता। साइड से बात है, हर शख्स को जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। देन फिर वो वक्त लगाने के बाद फिर वो कहीं 100% पर पहुंचता है, ठीक है। तो बेसिकली हर शख्स की अपनी एक जर्नी है और हर शख्स की जर्नी जो है एक ही लेवल से स्टार्ट होती है और वो लेवल है जीरो लेवल, ठीक है। यानी जीरो लेवल जो होता है वो बेसिक्स लेवल होता है, यानी हर शख्स को पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर वो बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, बेसिक्स को ही कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, तो वो ज़ाहिर एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, एडवांस लेवल की चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि उसने अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। जब उसका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका एडवांस लेवल कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? तो सारा मसला तो यहाँ पे ही आ गया है। तो बार बार ऑथर यही आपसे कह रहा है, पहले भी मैंने वीडियो में यही कहा है कि आप सबको ज़रूरत है कि पहले इस बुक में, एजेंट फैक्ट्री की बुक में हो या किसी भी फील्ड को आप स्टडी कर रहे हो, तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करें। बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो एडवांस लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे और जो भी समझाया जा रहा होगा आपको वो क्लियर हो जाएगा।
अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट, इस हेडिंग में ऑथर हमें यही समझाना चाहता है कि एआई की दुनिया में हर इंसान की जर्नी एक ही जगह से स्टार्ट होती है। कोई भी इंसान, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या बिजनेसमैन हो, सबको पहले एआई की बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ता है। इस फाउंडेशन में एआई से सही तरीके से बात करना, प्रॉम्प्ट्स लिखवाना, एआई को इंस्ट्रक्शन देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स में शामिल हैं। ये भी किसी भी जॉब का टाइटल नहीं है, बल्कि हर लर्नर का पहला स्टेप है, यानी हर सीखने वाले शख्स का ये पहला स्टेप है जो कि बेसिक लेवल कहलाता है। इसके बाद हर इंसान मोड 1 में इंटर करता है। मोड 1 क्या था भाई, हमने पढ़ा था पीछे, अगर आप रिमेंबर करें तो मोड 1 वो लेवल होता है जहां वो एआई को अपना असिस्टेंट बनाकर अपना काम पहले से ज़्यादा फास्ट और बेहतर करता है। एआई उसकी राइटिंग, कोडिंग, प्लानिंग, रिसर्च और एनालिसिस में मदद करता है। लेकिन ऑथर जोर देकर कहता है कि मोड 1 कोई प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। यानी इस हेडिंग का असल मैसेज ये है कि एआई में करियर शुरू करने से पहले हर लर्नर को एक मजबूत फाउंडेशन, यानी एक मजबूत बेसिक और एआई को इफेक्टिवली यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए। ये बुनियाद आगे की तमाम एआई करियर्स की बेस बनती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में बस इतना सा ही समझाया जा रहा है। आगे द जनरलिस्ट कोर को समझ लेते हैं। अब ऑथर एआई करियर का अगला स्टेज समझाता है। वो कहता है कि जब आप एआई की बेसिक्स, फाउंडेशन और मोड 1 सीख लेते हैं, तब असल करियर शुरू होते हैं। लेकिन ये करियर अलग अलग ही नहीं चलते, बल्कि एक चेन या पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले एक इंसान ये डिसाइड करता है कि कंपनी को क्या बनाना है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा इंसान उस आइडिया के मुताबिक एआई वर्कर तैयार करता है। फिर तीसरा इंसान पूरी कंपनी का एआई सिस्टम डिज़ाइन करता है ताकि तमाम एआई वर्कर्स मिलकर सही तरीके से काम कर सकें। और आखिर में चौथा इंसान पूरे सिस्टम को रियल दुनिया में चलाता है, यानी मैनेज करता है और स्केल करता है। ऑथर का कहना है कि ये चारों रूल्स मिलकर के एक एआई नेटिव कंपनी बनाते हैं। अगर यही काम आप अपनी कंपनी के अंदर करते हैं तो ये 4 अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट की कंपनी में जाकर के ये सारा काम अकेले संभालते हैं तो मार्केट आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर यानी एफडीई कहती है। इस हेडिंग का असल मैसेज ये है कि एआई की दुनिया में सक्सेस किसी एक स्किल से नहीं मिलती, बल्कि प्लानिंग, एआई वर्कर बनाना, पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना और उस सिस्टम को सक्सेसफुली चलाना, ये सब मिलकर एक कंप्लीट एआई करियर बनाते हैं। तो स्टूडेंट, बस इस पैराग्राफ में यही समझाया जा रहा है। इस हेडिंग में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली जो कुछ भी लिखा गया है इसकी समरी यही है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम द फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एफडीई, द वेंडर न्यूट्रल वर्जन द मार्केट कैन नॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ से ये समझ लेते हैं अब इसमें क्या बात की जा रही है इस पैराग्राफ में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली पैराग्राफ की समरी आपको अंडरस्टूड करवा देती हूँ। बस ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में द सर्विस इंडस्ट्री सीज द सेम, यहाँ से हम स्टडी करेंगे। जब तक कि बस ये लास्ट पैराग्राफ है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। एंड तक देखने की सूरत में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने आज की वीडियो से क्या कुछ सीखा, आपको आपका कितना कॉन्सेप्ट मेरी जानिब से क्लियर हो सका, मैंने आपकी कितनी रहनुमाई की और कितनी मदद मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम में हो चुकी है। तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और अगर किसी तरह का भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं अब। तो अब इस हेडिंग में मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में, इस हेडिंग के पूरे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, अब तक हमने एआई नेटिव कंपनी के अंदर रोल्स देखे हैं, लेकिन अब ऑथर एक ऐसा रोल के बारे में बता रहा है जिसकी डिमांड आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इस रोल का नाम है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर यानी एफडी। अब सवाल ये है कि एफडी होता क्यों है, इस बात को एक कहानी से समझ लेते हैं, ठीक है। मैं एक आपको स्टोरी के ज़रिए समझा देती हूँ। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक बहुत अच्छा एआई सिस्टम बना लिया। अब दूसरी कंपनी उस एआई सिस्टम को ख़रीद लेती है, लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये होती है कि हर कंपनी का अलग अलग काम होता है, उसका अलग अलग डेटा होता है, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं और उसके अलग अलग एम्प्लॉयज़ के काम करने के अलग अलग तरीके कार होते हैं। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर दे देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यहाँ एक जैसे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है जो क्लाइंट के ऑफिस में जाए, उनके साथ बैठे, उनका काम देखे, उनके प्रॉब्लम समझे और फिर एआई को उनके बिजनेस के हिसाब से मॉडिफाई करे। यही इंजीनियर फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर कहलाता है। यानी यही इंजीनियर जो है एफडीई कहलाएंगे। ये एफडीई का काम ऑफिस में बैठकर कोडिंग करना नहीं है, यानी एफडीई का मतलब जो है और एफडीई का काम कोडिंग करना नहीं होता है, बल्कि कस्टमर की दुनिया में जाकर उसकी प्रॉब्लम को समझना और वही उसका एआई सॉल्यूशन बनाना होता है। ऑथर इसको डॉक्टर की मिसाल से समझाता है, यानी इसमें इसने डॉक्टर की मिसाल दी है, ठीक है। इस हेडिंग में पैराग्राफ में डॉक्टर की मिसाल दी गई है। एक डॉक्टर है जो सिर्फ रिपोर्ट देखकर दवा लिख देता है, और दूसरा डॉक्टर वो है जो पेशेंट के पास बैठता है, उसका चेकअप करता है, उसकी कंडीशन समझता है और फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। ऑथर कहता है कि एफडी दूसरे डॉक्टर की तरह होता है जो फौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। ये सिर्फ मशवरा नहीं देता बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आता है, ठीक है। यानी सिर्फ आपको मसला मशवरा नहीं देगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगा आपकी, ठीक है। ये एफडीई कहलाता है। इसलिए ऑथर बताता है कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी अपनी कंपनीज में ऑफिस में बैठकर सॉफ्टवेयर बनाते थे और उन्हें शायद कभी कस्टमर से मिलना भी नहीं पड़ता था, लेकिन एफडीई का पूरा काम ही कस्टमर के साथ रहना है। ये क्लाइंट की बिल्डिंग में बैठता है, उनके एम्प्लॉयज़ से बात करता है, उनके वर्क फ्लोज को समझाता है, फिर वही एआई सिस्टम डेवलप करता है जो उनके असल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस वजह से ऑथर कहता है कि एफडीई सिर्फ इंजीनियर नहीं होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोडिंग स्किल्स भी होती हैं, एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को भी समझता है। यानी एक एफडीई को सिर्फ कोडिंग नहीं आनी चाहिए, उसे बिजनेस भी समझ आना चाहिए, कस्टमर को भी समझाना चाहिए। फिर ऑथर बताता है कि आज हर बड़ी एआई कंपनी एफडीईज को हायर कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, AWS, सेल्सफोर्स और कंसल्टिंग कंपनीज। सवाल ये है कि सबको अचानक एफडीई क्यों चाहिए। ऑथर कहता है कि वजह बहुत सिंपल है। आज बहुत सी कंपनीज एआई पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही है, लेकिन जब एआई को उनके रियल बिजनेस में लगाया जाता है तो अक्सर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। एआई मॉडल तो सही होता है, टेक्नोलॉजी भी सही होती है, लेकिन एआई को कंपनी के पुराने सिस्टम्स, डेटा और एम्प्लॉयज़ का काम के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे इंटीग्रेशन की वजह से ज़्यादातर एआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यहाँ बेसिकली यहीं पे एफडीई की ज़रूरत पड़ जाती है। एफडीई एआई और बिजनेस के दरमियान एक ब्रिज बन जाता है। ये इंश्योर करता है कि एआई सिर्फ डेमो तक ना रहे बल्कि असल कंपनी के अंदर रोज़ काम भी करे और कंपनी को फ़ायदा भी दे। इसीलिए मार्केट में इस रोल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी सिर्फ एक एआई बनाना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि एआई उनके बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, पैसे बचाए और मेजरेबल रिजल्ट दे, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे कंपनी को। और ये काम एफडीई ही कर सकता है और एफडीई की वजह से ये काम पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हर शख्स को, हर कंपनीज़ को आज के इस दौर में एफडीई की ज़रूरत है। ऑथर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करता है इसमें कि लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सिर्फ एफडी की हाई सैलरी देखते हैं, यानी सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ ना एफडी की हाई सैलरी ही देख रहे हैं। असल चीज़ ये है कि मार्केट में ट्रेंड एफडीईज बहुत कम है और कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस डिमांड की वजह से उनकी सैलरी भी हाई है, यानी पहले स्किल्स आती हैं, फिर डिमांड बनती है और भाई सैलरी तो फिर बाद में आती है। इस पूरे चैप्टर का खुलासा सिर्फ एक सेंटेंस में मैं आपको क्लियर करूँगी कि भाई फ्यूचर में सबसे वैल्यूबल एआई इंजीनियर वो नहीं होगा जो सिर्फ एआई बना सके, बल्कि वो होगा जो कस्टमर के बिजनेस को समझ कर एआई को उसके रियल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली डिप्लॉय करे
और उससे असली बिजनेस रिजल्ट निकलवा सके। जिसने ये काम कर लिया दैट्स मीन वही है असल इंजीनियर, ठीक है। और उसी को ही फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर यानी एफडीई कहते हैं। जिसने ये कर लिया ना, जिसने इस चीज़ पर कमांड हासिल कर ली, तो भाई समझो उसने कम्प्लीटली अपना फ्यूचर बना लिया, ठीक है, यानी उसने अपना करियर सेट कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आज तक के इस वीडियो में जितने टॉपिक्स को कवर करना था वो हमने कवर कर लिया है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले पूरी वीडियो की समरी मैं समझा देती हूँ कि बेसिकली इस पूरी वीडियो में किस किस हवाले से बात की गई है, ताकि एंड में पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। समरी करने से ये होगा कि पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट एक जगह हो जाएगा, और फिर समरी करने से ये फ़ायदा होगा कि आखिर में आपको समझ में आ जाएगा इस पूरी वीडियो में बात क्या की गई है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का पूरा खुलासा ये था कि एआई के फ्यूचर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना या चैट जीपीटी यूज़ करने तक महदूद नहीं रहा अब, ठीक है। आने वाले वक्त में कंपनीज ऐसे वर्कर्स बनाएगी जो इंसानी एम्प्लॉयज़ की तरह काम करेंगे। इन एआई वर्कर्स को ही डिजिटल एफटीईज कहा जाएगा, और अभी भी एफटीई कहा जाता है, ठीक है, डिजिटल एफटीई कहा जाता है। हमने ये भी समझा कि हर इंसान की जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है, और वो जर्नी ज़ीरो लेवल होती है, ठीक है, यानी ज़ीरो से एडवांस लेवल तक हर स्टूडेंट्स यानी हर शख्स ज़ीरो से शुरू होता है और एडवांस तक पहुंचता है। सबसे पहले एआई की फाउंडेशंस और प्रॉम्प्टिंग सीखी जाती है, उसके बाद एआई को अपना काम तेज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब उसे स्किल्स मजबूत कर ली जाती हैं, यानी उससे स्किल्स वगैरह मजबूत कर ली जाती हैं, तो एआई वर्कर बनाना और उन्हें कंपनी के अंदर यूज़ करना शुरू किया जाता है। फिर हमने देखा कि एआई नेटिव कंपनी सिर्फ एक एआई वर्कर से नहीं चलती है, इसके लिए मुख्तलिफ रोल्स मिलकर काम करते हैं। कोई डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कोई एआई वर्कर बनाता है, तो कोई पूरी एआई कंपनी का सिस्टम डिज़ाइन करता है, और कोई उस सिस्टम को रियल दुनिया में सक्सेसफुली चलाता है। हमने फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एफडीई का कॉन्सेप्ट भी समझा साथ में। ये वो इंजीनियर होता है जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, बल्कि क्लाइंट के पास जा कर के उसका बिजनेस समझता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एआई को यूज़ करके रियल इन्वायरमेंट में उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय करता है। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी एआई कंपनीज इस रोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। अगर पूरे चैप्टर को सिर्फ एक सेंटेंस में हम समझें तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सेंटेंस में सिर्फ इतना समझाऊंगी कि आपको पूरे चैप्टर का मकसद समझ में आ जाएगा और मतलब भी। तो इसका मतलब ये है कि एआई का फ्यूचर सिर्फ एआई यूज़ करने वालों का नहीं, बल्कि एआई वर्कर्स बनाने वाले, उन्हें मैनेज करने और एआई की मदद से पूरी कंपनीज चलाने वालों की दुनिया अब आ रही है आगे। यानी अब सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है, बेसिक लेवल का आपने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बेसिक लेवल तो एक नॉर्मल बंदा भी काम कर रहा है, उसकी इतनी अहमियत बची नहीं है अब, ठीक है। आगे जो दुनिया आ रही है आपने उस पर कन्वर्ट होना है, सही, आपने उस पर शिफ्ट होकर के काम करना है, उस लिहाज से स्टडी करनी है और उस लिहाज से आगे चलना है। तो आप भी देखें ना, इस बारे में आप खुद ऑब्जर्व करें। भाई बेसिक लेवल तो हमारा सीखने का वक्त है ही नहीं, बेसिक्स लेवल सीखने का वक्त हमारा जा चुका है, ठीक है। तो बेसिक्स पे हमने रहना ही नहीं है। जो लोग आज अभी इस वक्त बेसिक्स पे बैठे हुए हैं, यानी बेसिक लेवल पर मौजूद है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उन बेसिक लेवल को आप छोड़ दें, आप आगे बढ़ें। दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, आपने उन तमाम तर चीज़ों के बारे में स्टडी करना है जो न्यू आ रही हैं। पुरानी चीज़ें तो बेसिकली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे चैट जीपीटी से काम निकलवाना, प्रॉम्प्ट देना, ये सारी चीज़ें तो आजकल एक छोटा बच्चा भी आराम से कर ले रहा है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर इतनी सलाहियत खुद आ चुकी है कि वो चैट जीपीटी के बारे में जानता है और यूज़ करना उसको आ चुका है, सही है। वो बेसिकली हम उसको जब कोर्स करवाना ही स्टार्ट करते हैं तो एआई के हवाले से उसको पहले ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा दिया जाता है, और बाकी ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों का तो दौर बाकी रहा ही नहीं है, आगे इसकी दुनिया है ही नहीं। तो बेसिकली आप इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आपने क्या करना है कि वक्त और दुनिया जिस लिहाज से आगे और जितनी तेज़ी से जा रही है, आपने उन तमाम तर चीज़ों की स्टडी करके साथ साथ आगे निकलना है। अगर आप पीछे रह गए इस वक्त तो दैट्स मीन आप हमेशा के लिए ही पीछे रह गए। तो बेसिकली एजेंट फैक्ट्री की बुक में आपको यही सारी चीज़ों के हवाले से नॉलेज दी जा रही है।
तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली आपको गाइड किया है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उम्मीद है कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी तरीके का सवाल है तो मैं फिर एक बार कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आप सबकी सवाल के लाजमी आंसर करूँगी। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।